हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब लोग? आशा है कि आप सभी अच्छे हैं, खुश हैं, मस्त हैं, खुश रहें, मस्त रहें। हम मनोविज्ञान के बारे में चर्चा कर रहे थे। तो मनोविज्ञान में हमने सर्वप्रथम अपना पहला टॉपिक उठाया था कि मनोविज्ञान का इतिहास है, किस प्रकार मनोविज्ञान प्राचीन शताब्दी पूर्व से लेकर के वर्तमान 21वीं सदी में परिभाषित किया जाने लगा और विभिन्न मनोविज्ञानिकों के क्या क्या मत थे, किस आधार पर 21वीं सदी में मनोविज्ञान को माना जाता है, यानी इसकी परिभाषा दी जाती है। फिर हमने पढ़ा था कि वाटसन ने इसके बारे में क्या लिखा था, थॉर्नडाइक थे, वाटसन थे, इनके क्या लिखा था। फिर मनोविज्ञान की शाखाएं पढ़ी थी और उसके बाद में क्या है, मनोविज्ञान के जनक कहलाए थे, विभिन्न विभिन्न विभाग थे, उनके क्या है जनक कौन कौन से थे। इसके बाद हमने दूसरा टॉपिक स्टार्ट किया था व्यक्तित्व है, जिसका अगर हम बात करते हैं अंग्रेजी में पर्सनैलिटी कहा जाता है और ये हमारे क्या है लैटिन भाषा के पर्सोना से बना है, जिसका अर्थ मुखौटा होता है। इसमें हमने क्या है व्यक्तित्व की परिभाषाएं पढ़ी थी, किस किस के जो मनोवैज्ञानिक थे उन्होंने किस किस आधार पर उनकी परिभाषाएं दी थी। और इसके क्या है जनक की बात की थी, यानी व्यक्तित्व के जनक कौन है, ओलपोर्ट है, उनके द्वारा कौन सी परिभाषाएं दी गई थी। और इसमें क्या है व्यक्तित्व को प्रभावित करने वाले कारक है, एक वंशानुक्रम पढ़ा था, दूसरा वातावरणीय पढ़ा था। जिस प्रकार के है कौन कौन से होते हैं वंशानुक्रम में, कौन से आएंगे, वातावरण कौन, हमने विस्तृत चर्चा की थी। इसके बाद हमने क्या है सर्वप्रथम क्या व्यक्तित्व को अगर बात करते हैं तो एक कौन सा था, चिकित्सा शास्त्री थे, उनके द्वारा बांटा गया था। इसमें क्या काला पित्त है, पीला पित्त है, रक्त प्रदान है और कौन से है कफ प्रदान है। इसके बाद जो पाश्चात्य दृष्टिकोण में क्रेचमर के द्वारा शारीरिक संरचना के आधार पर 4 भागों में बांटा था, स्थूलकाय, स्थूलकाय, सिरकाय और विस्तृत है। इसके बाद में कौन से आते हैं, शेल्डन ने शारीरिक संरचना के आधार पर 3 में बांटा था, आयताकार, गोलाकार, लंबाकार है, एंडोमॉर्फिक, मेसोमॉर्फिक, ये बांटा था। और इसके बाद आते हैं अपने स्प्रिंग ने समाजशास्त्र के आधार पर 6 भागों में बांटा था, यूंग के द्वारा वर्गीकरण किया था। और आधुनिक अगर बात करते हैं भावों के विचार क्रम से इसके बांटा था। और अगर बात करते हैं भारतीय दृष्टिकोण सत्वगुणी, रजोगुणी, तमोगुणी है, इनके द्वारा ये बांटा गया था। इसके बाद रोजनवेन उनके द्वारा ए टाइप, बी टाइप में बांटे थे। और जो थॉर्नडाइक की अगर बात करते हैं तो इनके द्वारा भी व्यक्तित्व का सूक्ष्म, स्थूल और प्रत्यक्ष विचार का वर्गीकरण किया था। इस प्रकार इनमें क्या वर्गीकरण पढ़े थे। उसके बाद हमने क्या है इसके मापन की विधियां हैं, व्यक्तित्व के मापन की कौन सी प्रत्यक्ष विधि है, अप्रत्यक्ष विधि हमने पढ़ी थी, आत्मनिष्ठ विधियां हैं और वस्तुनिष्ठ विधियां हैं, व्यक्तिनिष्ठ विधियां, इनके बारे में चर्चा की थी। तो हमने क्या व्यक्तित्व को इस प्रकार पूरा किया था। उसके बाद हमने व्यक्तित्व की विभिन्नताएं पढ़ी थी, यानी दो व्यक्तियों में किस प्रकार जो डिफरेंस होता है उनकी परिभाषाएं दी जाती है। अब हमने क्या है कल बुद्धि के बारे में थोड़ा सा चर्चा की है, तो बुद्धि को आज आगे बढ़ाते हैं। तो बुद्धि शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग था, हमने यहाँ क्या था, बुद्धि हमारे इंग्लिश शब्द इंटेलिजेंस से लिया गया है। फर्स्ट ऑफ पॉइंट कौन सा है कि बुद्धि जो है हमारे इंग्लिश शब्द इंटेलिजेंस से लिया गया है। और दूसरा बुद्धि शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग 1885 में इंग्लैंड के फ्रांसिस गोल्टन के द्वारा किया गया था। बुद्धि शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग इंग्लैंड के फ्रांसिस गोल्टन के द्वारा 1885 में किया गया था। 1890 में केटल ने पेंसिल्वेनिया विश्वविद्यालय में, पेंसिल्वेनिया कहां है, लंदन में है, केटल ने पेंसिल्वेनिया विश्वविद्यालय में ए मेंटल टेस्ट एंड मेजरमेंट पुस्तक का प्रकाशन किया था। यानी ए मेंटल टेस्ट है अपने मानसिक का क्या है टेस्ट करना, और इसका मेजरमेंट है यानी इसका मापन करना, किस आधार पर अपने जो मानसिक है उसके स्वास्थ्य का मापन कर सकते हैं, उसका मूल्यांकन कर सकते हैं। ऐसी पुस्तक लाई थी 1890 में केटल लेकर आए थे और उन्होंने क्या है इसी में सर्वप्रथम यह बताया था। और 1890 में केटल ने मानसिक परीक्षण शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया था। कब किया था, 1819 में, 1890 में केटल के द्वारा मानसिक परीक्षण शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया था। 1905 में अपने अल्फ्रेड विने आते हैं और अल्फ्रेड विने के द्वारा सर्वप्रथम बुद्धि का परीक्षण किया गया था और परीक्षण कहलाया था विने साइमन बुद्धि परीक्षण। 1905 में अल्फ्रेड विने के द्वारा बुद्धि का प्रथम बार परीक्षण किया गया था और परीक्षण का नाम कहलाया था विने साइमन बुद्धि परीक्षण है। 1908 में अल्फ्रेड विने के द्वारा ही सर्वप्रथम मानसिक आयु शब्द का प्रयोग किया गया था। कौन सी आयु थी, मानसिक आयु शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसके द्वारा किया गया था, अल्फ्रेड विने के द्वारा। इसके बाद हमने पढ़ा था कि 1912 में स्टर्न व कुलमान के द्वारा बुद्धि लब्धि का सूत्र दिया गया था, यानी हम अपने आईक्यू लेवल है, अपनी बुद्धि है, उसको किस प्रकार माप सकते हैं। तो बुद्धि लब्धि का सूत्र 1912 में किसके द्वारा, स्टर्न व कुलमान के द्वारा 1912 में बुद्धि लब्धि का सूत्र दिया गया था। और इन्होंने बताया था कि बुद्धि लब्धि को किस प्रकार माप सकते हैं। एक तो मानसिक आयु होती है, दूसरी कौन सी होती है, वास्तविक आयु है। मानसिक आयु और वास्तविक आयु को आधार पर हम क्या है किसी भी व्यक्ति की क्या है बुद्धि लब्धि माप सकते हैं, आईक्यू देख सकते हैं। लेकिन इसके बाद कौन से आते हैं, अगर हम बात करते हैं 1916 में टर्मन आए थे, टर्मन ने कहा था नहीं, इस आधार पर हम क्या है बुद्धि को नहीं माप सकते हैं, केवल मानसिक आयु और वास्तविक आयु के आधार पर हम बुद्धि को नहीं माप सकते हैं। यदि हमें वास्तविक बुद्धि की जांच करनी है, परखना है, तो इसमें क्या है मानसिक आयु अपॉन वास्तविक आयु इनटू 100 है, यानी हमें 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तब हम किसी भी व्यक्ति की बुद्धि है वो माप सकते हैं। तो वास्तविक और मानसिक आयु क्या होती है इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। वास्तविक आयु जैसे आपकी वास्तविक आयु 13 वर्ष है, 25 वर्ष है, 26 वर्ष है, वो तो एक रियल है, रियल एज होगी। जो आपकी वास्तविक जब से जन्म से लेकर आज तक जो आपकी आयु उसे क्या कहा जाता है, वास्तविक, वो तो क्या सेम रहती है।
लेकिन एक मानसिक आयु आती है, मानसिक आयु है यानी हमारे दिमाग का विकास कितना हो गया है, उसकी एज कितनी होगी, इसे क्या कहा जाता है, मानसिक आयु कहा जाता है। तो इस मानसिक आयु को हम कैसे जान सकते हैं कि हमारे दिमाग की मानसिक आयु कितनी हो गई है। जैसे उदाहरण के तौर पर बात करते हैं कि एक बालक है, वो कौन सी है, 10 वर्ष का है। एक बालक है 10 वर्ष का है और वो कौन सी 8वीं कक्षा में है, 10 वर्ष का है 8वीं कक्षा में है, लेकिन वो 7वीं क्लास के बच्चों के क्या क्वेश्चन हल कर पाता है, 8वीं कक्षा का क्या है वो क्वेश्चन कोई भी उसे देते हैं वो सोल्व नहीं कर पाता है। तो उसको क्या है, क्या कहा जाएगा कि उसका मानसिक लेवल, मानसिक उसका विकास कौन सी कक्षा तक हुआ है, 7 वर्ष तक हुआ है। तो उसकी मानसिक आयु कितनी मानी जाएगी, 7 वर्ष है। यानी अपने से नीचे लेवल के जब क्या है वो क्वेश्चन सोल्व कर लेता है लेकिन अपने क्लास के सोल्व नहीं कर पाता है, तो उसकी मानसिक आयु कौन सी, नीचे लेवल की मानी जाएगी। यदि कोई बालक 8वीं में है, 10 वर्ष का है, लेकिन वो 11वीं के क्वेश्चन सोल्व कर लेता है। कई बार देखा किसी का आईक्यू ज्यादा होता है तो 10वीं में है, 10 वर्ष का है, लेकिन वो क्या 11वीं के क्वेश्चन सोल्व कर लेता है, तो उसकी मानसिक आयु कितनी मानी जाएगी, वही है 11 वर्ष मानी जाएगी। ठीक है, तो इस प्रकार मानसिक आयु निर्धारण की जाती है। तो इन तीनों फैक्टरों के माध्यम से मानसिक आयु, वास्तविक आयु इंटू 100 से मल्टीप्लाई कर किसी भी व्यक्ति का आईक्यू है, बुद्धि है, वो हम जान सकते हैं। इसके बाद हमने क्या परिभाषाएं हैं उसके बारे में चर्चा करते हैं कि परिभाषाओं में बुद्धि के बारे में कौन कौन से मनोवैज्ञानिक थे जिनके द्वारा बुद्धि के बारे में परिभाषाएं दी गई थी। तो सर्वप्रथम आते हैं बकिंघम है। बकिंघम आए थे। बकिंघम ने बुद्धि के बारे में कहा था कि सीखने की योग्यता ही बुद्धि है, मानव के मस्तिष्क के द्वारा सीखने की योग्यता ही बुद्धि कहलाती है। यानी हम जो कुछ भी सीखते हैं वो ही क्या है, बुद्धि है। किसने कहा था, बकिंघम ने कहा था। और टर्मन आए थे इसके बाद। टर्मन क्या कहते हैं, अमूर्त विचारों के बारे में सोचने की हमारे मस्तिष्क की योग्यता ही क्या कहलाती है, बुद्धि है। टर्मन ने परिभाषा क्या दी थी, अमूर्त विचारों के बारे में सोचने की योग्यता क्या कहलाती है, बुद्धि है। जैसे कई बार हमने देखा हमारे सामने जो चीज है वो हम क्या है जानते हैं, लेकिन हमारे पीछे जो विचार है जो हमें सामने दिखाई नहीं दे रहे हैं उनके बारे में क्या है हम जानते हैं, तो उनके बारे में जानने की योग्यता क्या कहलाती है, बुद्धि है। जैसे छोटे बालक होते हैं वो दादा दादी के पास ज्यादा रहते हैं, छोटे बालक है उनके द्वारा क्या है कौवा तो देखा गया होता है, लेकिन वो कोयल के दादाजी जो बताते हैं बच्चों को कि कोयल ऐसी होती है, कोयल ऐसी बोलती है, तो वो क्या है कहते हैं दादाजी कोयल कैसी होती है, क्योंकि उन्होंने देखा नहीं है। तो फिर दादाजी क्या उनके सामने जो मूर्त चीजें होती है उनका उदाहरण देकर बताते हैं अमूर्त के बारे में कि कौवे जो सामने कौवा बैठा है इसके समान क्या है कोयल काली होती है। ठीक है, फिर वो बच्चा समझ आ जाता है। तो क्या है, टर्मन क्या कहते हैं कि अमूर्त विचारों के बारे में जानने की योग्यता ही क्या कहलाती है, बुद्धि है। अमूर्त है, अपने सामने नहीं है, देख नहीं सकते हैं, कहीं और कहीं है, उन विचारों के बारे में हमारे मस्तिष्क के जानने की योग्यता क्या कहलाती है, बुद्धि है। पहला क्या था, बकिंघम ने क्या कहा था, हमारे मस्तिष्क के सीखने की योग्यता ही बुद्धि है। दूसरे टर्मन क्या कहते हैं, अमूर्त विचारों के बारे में सोचने की हमारे जो मन की या मस्तिष्क की योग्यता है उसे ही बुद्धि कहा जाता है। तीसरे आते हैं रोश। रोस मनोवैज्ञानिक हुए, उनके द्वारा भी क्या बुद्धि की परिभाषा दी थी। उन्होंने कहा था कि हमारी मस्तिष्क से नवीन जो क्या है नवीन कोई परिस्थितियां आती है उससे चेतन अनुकूलन ही क्या कहलाता है, बुद्धि कहलाता है। रोज क्या कहते हैं कि हमारी मस्तिष्क से नवीन परिस्थितियों से चेतन अनुकूलन ही बुद्धि है। कई बार ऐसा होता है कि हमारे सामने नवीन परिस्थितियां आ जाती है, उनके बारे में जब हम प्रथम बार जब उनके बारे में क्या प्रथम बार जब क्या सुपुर्द होते हैं, प्रथम बार हमारे सामने आते हैं, उसे क्या कहा जाता है, बुद्धि कहा जाता है। तो रोज क्या कहता है, हमारे मस्तिष्क के द्वारा नवीन परिस्थितियों से चेतन अनुकूलन ही क्या कहलाता है, बुद्धि है। कई बार है हम सो रहे होते हैं, कई बार क्या सो रहे होते हैं, सोते सोते क्या है रात को सपना आता है, किसी भी प्रकार का अजीब सा ख्याल आ जाता है और जाग आ जाती है, तो हमारे दिमाग में क्या कोई नवीन परिस्थिति आ गई, यानी किसी प्राचीन समय की बातों को लेकर के हमारे दिमाग में आ जाता है, तो नींद नहीं आती है, तो चेतन अनुकूलन हो गया, यानी हमारे दिमाग में मस्तिष्क में क्या आया, नवीन परिस्थिति कोई पैदा होगी, नवीन चेतना जो मस्तिष्क लेकर आया उसके कारण क्या है मैं नींद या तो इसे क्या कहा है, बुद्धि कहा गया है कि नवीन परिस्थितियों से मस्तिष्क की चेतन अनुकूलन क्या कहलाता है, बुद्धि कहलाता है। चेतन अनुकूलित हुई, सो रहे थे लेकिन सोते सोते को ख्याल आ गया तो क्या नींद नहीं आई, नींद विचलित हो जाती है, किसी भी कारण को लेकर दुखी हो जाते हैं, कोई भी जो होता है तो इसे क्या कहा जाता है, रोज ने क्या है, बुद्धि कहा है। अब इसके बाद में कौन से आते हैं, मन आते हैं। मन मनोवैज्ञानिक थे, मन के अनुसार हमारे मस्तिष्क के द्वारा नवीन परिस्थितियों को झेलने की मस्तिष्क की नमनीयता ही क्या है, बुद्धि है। यानी हमारे सामने कोई नवीन परिस्थिति तो आ गई लेकिन उसको क्या है हमारा
मस्तिष्क जो होता है, माइंड जो होता है, वो किस लेवल तक उसको क्या है झेल सकता है, उसके सामने क्या है कोशिश कर सकता है, उसको ही क्या कहा जाता है, बुद्धि कहा जाता है। तो बकिंघम ने क्या कहा था कि हमारे सीखने की योग्यता क्या कहलाती है, बुद्धि कहलाती है। सीखने की योग्यता क्या है, बुद्धि है। किसने कहा था, बकिंघम ने कहा था। दूसरे व्यक्ति आते हैं, दूसरे अपने कौन से आते हैं, अगर हम बात करते हैं टर्मन है, अमूर्त विचारों के बारे में जानने की सोचने की योग्यता क्या कहलाती है, बुद्धि है। और रोज क्या कहते हैं, नवीन परिस्थितियों को मस्तिष्क के द्वारा चेतन अनुकूलन ही बुद्धि कहलाता है। और चौथे आते हैं अपने मन है, मन के अनुसार क्या है बुद्धि की अगर हम बात करते हैं तो मन के अनुसार बुद्धि किसे कहा जाता है, नवीन परिस्थितियों को हमारे मस्तिष्क के द्वारा झेलने के जो लेवल होता है, स्तर होता है, उसी को बुद्धि कहा जाता है। अब क्या है बुद्धि की अगर हम बात करते हैं तो बुद्धि के कौन कौन से जो फैक्टर होते हैं, बुद्धि के क्या है कौन कौन से जो फैक्टर होते हैं उनका होता है, ठीक है। बुद्धि की अगर बात करते हैं तो किस प्रकार बुद्धि जन्मजात होती है, अर्जित होती है, उसके क्या है बुद्धि की विशेषताएं हम पढ़ते हैं। तो बुद्धि क्या होती है, पहला पॉइंट पढ़ते हैं, बुद्धि एक जन्मजात शक्ति अथवा योग्यता है। यानी बुद्धि हमें क्या जन्म से मिली होती है, तो ये क्या होती है हमारी एक जन्मजात शक्ति है अथवा क्या है योग्यता है। तो बुद्धि किस प्रकार की है, एक जन्मजात शक्ति है, दूसरा इसे क्या कहा जाता है, योग्यता कहा जाता है। तो बुद्धि एक जन्मजात शक्ति अथवा योग्यता है। दूसरा पॉइंट पढ़ेंगे कि बुद्धि पर वंशानुक्रम व वातावरण दोनों का प्रभाव पड़ता है। बुद्धि पर क्या केवल और केवल क्या वंशानुक्रम का प्रभाव पड़ता है या वातावरण की देखने को मिलता है। तो जिस प्रकार हमने व्यक्तित्व में पढ़ा था कि व्यक्तित्व पर वंशानुक्रम और वातावरण दोनों का प्रभाव पड़ता है, उसी प्रकार हमारा जो बुद्धि है उसके ऊपर वंशानुक्रम और वातावरण दोनों का प्रभाव पड़ता है। लेकिन अगर हम बात करते हैं कि वातावरण का प्रभाव होता है, वो केवल कितने हैं, हमें केवल हमारे जो बुद्धि पर कितना 10 बिंदुओं तक पड़ता है। जैसे हम बात करते हैं, हम जिस वंश में पैदा हुए, जिसमें हमारी वृद्धि होगी, उसकी अगर हमारे माता पिता की आईक्यू लेवल बुद्धि ज्यादा है तो हम क्या उन्हीं के लेवल के क्या सोचते हैं, परखते हैं। लेकिन कई बार ये होता है कि वातावरण में जब चले जाते हैं, हमारे सामाजिक वातावरण में चले जाते हैं, तो हमारा क्या आईक्यू लेवल प्रभावित होता है, लेकिन कितने 10% तक है। ये नहीं है कि 99% वाला बच्चा क्या है जब समाज में जाकर बातें करने लगता है, बैठने लगता है, तो उसका आईक्यू लेवल क्या है बिल्कुल ही कम हो जाएगा। नहीं, एक 99% लाने वाला बच्चा केवल 80% तक क्या डिफरेंस हो सकता है, 80% तक नीचे आ सकता है। तो बुद्धि पर वंशानुक्रम और वातावरण दोनों का प्रभाव पड़ता है। वंशानुक्रम प्रभाव मुख्य पड़ता है, और अगर वातावरण की बात करते हैं केवल 10 बिंदुओं तक हमारा वातावरण का जो प्रभाव है बुद्धि पर पड़ता है। तो पहला क्या पढ़ा था कि बुद्धि एक जन्मजात शक्ति अथवा योग्यता है। बुद्धि हमारी क्या जन्म के साथ आती है, योग्यता है, यानी अपने माता पिता से जो आईक्यू लेवल उनका है उस लेवल तक हमारी बुद्धि के हम साथ लेकर के जन्म लेते हैं, लेकिन बाद में प्रयास के माध्यम से इसको एक लेवल तक बढ़ाया जा सकता है। दूसरा पॉइंट क्या पढ़ा था, बुद्धि पर वंशानुक्रम और वातावरण दोनों का प्रभाव पड़ता है, लेकिन वंशानुक्रम का प्रभाव मुख्य पड़ता है और वातावरण का क्या है केवल कुछ बिंदुओं पर, यानी लगभग 10 बिंदुओं पर ही देखने को मिलता है, ठीक है। बुद्धि की अगर बात करते हैं, बुद्धि की क्या लिंग, भाषा, जाति, धर्म आदि के आधार पर बुद्धि प्रभावित होती है। एग्जाम्पल के तौर पर अगर बात करते हैं लिंग के आधार पर, यानी एक स्त्रीलिंग है, एक क्या है पुल्लिंग है, एक महिला है, एक पुरुष है, क्या उनके पुरुष या महिला होने पर उनके बुद्धि के स्तर का लेवल कम ज्यादा हो सकता है? नहीं, ऐसा नहीं होता है। मनोवैज्ञानिक कहते हैं कि लिंग के आधार पर हम बुद्धि में डिफरेंस नहीं कर सकते हैं, या नहीं कह सकते हैं कि ये लड़की है तो इसकी क्या है बुद्धि कम होगी, ये लड़का है तो इसकी क्या है बुद्धि ज्यादा होगी। यानी लिंग के आधार पर, स्त्रीलिंग या पुल्लिंग होने के आधार पर क्या बुद्धि में कोई डिफरेंस नहीं पाया जाता है, बुद्धि का इसके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। दूसरा जाति है, यानी एक व्यक्ति ओबीसी श्रेणी का है, एक व्यक्ति जनरल श्रेणी का है, तो ऐसे नहीं कह सकते कि ओबीसी श्रेणी का आईक्यू ज्यादा होगा, यानी उसकी बुद्धि ज्यादा होगी और जनरल वाले की कम होगी। तो क्या है, दूसरा क्या है जाति, पहला कौन सा था लिंग है, दूसरा क्या है जाति के आधार पर हम क्या है बुद्धि में डिफरेंस नहीं कर सकते। तीसरा धर्म है, धर्म कौन सा है, मुस्लिम है, क्रिश्चियन है, हिंदू है, कोई भी जो धर्म की अगर बात कर लेते हैं तो ऐसे नहीं कहते हैं क्रिश्चियन ज्यादा इंटेलिजेंट होता है या हिंदू ज्यादा इंटेलिजेंट होता है। ये क्या है धर्म के ऊपर हम ऐसा नहीं कह सकते हैं कि धर्म के आधार पर बुद्धि का मापन नहीं कर सकते हैं। तो जाति है, लिंग है, धर्म है के आधार पर हम क्या है किसी का आईक्यू है, बुद्धि है, उसका प्रभाव नहीं पड़ता है, बुद्धि में डिफरेंस नहीं कर सकते हैं। चौथा भाषा है, भाषा क्या है, अगर हम इंग्लिश बोलते हैं, हिंदी बोलते हैं तो हमारा क्या है, ऐसे नहीं है वो पंजाबी बोलता है, इंग्लिश बोलता है, हिंदी बोलता है तो उसका आईक्यू ज्यादा होगा, नहीं, ऐसा नहीं कर सकते हैं। भाषा के आधार पर भी हम क्या है बुद्धि का डिफरेंस नहीं कर सकते हैं, बुद्धि का मापन नहीं कर सकते, क्योंकि कोई व्यक्ति हिंदी बोलने वाला होगा तो उसका भी दिमाग ज्यादा होगा, इंग्लिश वाले का भी ज्यादा हो सकता है, तो ऐसा कोई जरूरी नहीं होता है। तो भाषा, जाति, लिंग, धर्म आदि के आधार पर जो बुद्धि में क्या अंतर नहीं कर सकते हैं, बुद्धि पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है।
अब एक आता है कि बुद्धि क्या है, एक इकाई होती है क्या? केवल हम क्या है, सामने कोई पॉइंट आ गया उसके बारे में सोचते हैं तो क्या हमारे दिमाग में केवल एक प्रक्रिया चलती है? नहीं, बुद्धि एक इकाई ना होकर अनेक इकाइयों का समूह है। यानी बुद्धि केवल एक ही पार्ट नहीं है, इसमें अनेक पार्ट होते हैं। जब ये संयुक्त रूप से मिश्रित होते हैं तो उसी बुद्धि कहा जाता है। जैसा सामान्य से है, अपने सामने क्या है, कोई ट्रक आ रहा है, ठीक है, बाइक चला रहे हैं, ट्रक अपनी तरफ आ रहा है, सामने वाले ने पता नहीं क्या कैसे चला रहे हैं, ट्रक अपनी तरफ आ रहा है, तो अपने दिमाग में कई प्रक्रियाएं एक साथ चलती है। तो इसे क्या कहा जाता है कि बुद्धि एक इकाई ना होकर कितनी है, अनेक इकाइयों का क्या है, समूह होती है। अनेक इकाइयों का क्या है, समूह होती है। और दूसरा क्या है, अनुभव से, कई मनोवैज्ञानिक थे जिनके द्वारा परिभाषाएं फिर दी गई थी, तो ये क्या कहा जाता है, अनुभव से लाभ उठाने की योग्यता क्या कहलाती है, बुद्धि। जैसे उदाहरण के तौर पर बात करते हैं कि हम 16 वर्ष के हैं, थोड़े समय बाद 25 के होंगे, फिर 30 के होंगे, 45 के होंगे। जैसे जैसे हमारी क्या समय सीमा परिवर्तित होती जाती है, हमारे अनुभव आते जाते हैं। यानी इस उम्र में हमने ये किया, इसमें ये किया, इसमें ये किया, ये नहीं करना चाहिए, ये करते थे। तो अनुभव के अनुसार योग्यता जो आती है, परिपक्वता के साथ जो योग्यता आती है, उसे भी क्या कहा जाता है, बुद्धि कहा जाता है। यानी अनुभव का परिणाम ही क्या बुद्धि को प्रभावित करता है। अब बुद्धि की जो लंबवत ऊंचाई, लंबवत अगर बात करते हैं, लंबाई है, हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल है, वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल की बात करते हैं तो लंबवत 16 से 18 वर्ष तक के व्यक्ति के क्या है, लंबाई बढ़ती जाती है। लेकिन हॉरिजॉन्टल की बात करते हैं, अक्ष से बात करते हैं तो अक्ष के अनुसार व्यक्ति की लंबाई क्या है, जीवन पर्यंत चलती रहती है। केवल वर्टिकल की अगर वो बात पूछता है तो 16 से 18 वर्ष तक किसी भी व्यक्ति की वर्टिकल या जो बुद्धि की लंबाई है वो बढ़ती है, बाद में बढ़ना बंद हो जाती है। ये हमारी क्या थी, बुद्धि की कुछ मुख्य विशेषताएं थी। यानी बुद्धि के क्या है, किस किस प्रकार से क्या इनके बारे में विशेषताएं हैं जो बताई जाती है। अब हम क्या है, बुद्धि के प्रकार है। तो बुद्धि के प्रकार कौन कौन से मनोवैज्ञानिक मुख्य थे जिनके द्वारा बुद्धि के प्रकार बताए गए थे? तो इसमें क्या है, थॉर्नडाइक व गेरट थे। थॉर्नडाइक और गेरट के दो मनोवैज्ञानिक है। थॉर्नडाइक अलग है, गेरट क्या है, अलग है। थॉर्नडाइक व गेरट के अनुसार बुद्धि को 3 भागों में बांटा गया था। यानी बुद्धि को क्या है, इन्होंने ये नहीं कहा था कि बुद्धि सारी समान होती है, एक समान होती है सभी व्यक्तियों में, ये नहीं कहा था। ये कहते हैं कौन से, थॉर्नडाइक व गेरट दो मनोवैज्ञानिक थे, इनके अनुसार बताया गया था कि बुद्धि 3 प्रकार की होती है। एक तो मूर्त बुद्धि, गामक बुद्धि या इसे यांत्रिक बुद्धि भी कहा जाता है, दूसरी अमूर्त बुद्धि है, और तीसरी कौन सी आती है, सामाजिक बुद्धि है। अमूर्त बुद्धि की अगर बात करते हैं, मूर्त बुद्धि की अगर हम बात करते हैं तो अलग अलग इनकी परिभाषाएं दी गई थी। तो मूर्त बुद्धि की अगर बात करते हैं तो वो बालक, कई बार हमने देखा होगा, हमारे सामान्य परिवार के परिवेश की बात करते हैं, आपके परिवार में परिवेश में वातावरण कोई ऐसा बालक होगा जो केवल यंत्रों, मशीनों, उपकरणों में विश्वास करता है, उनके साथ खेलता है और उन्हें में क्या इंटरेस्ट आता है। तो जो बुद्धि यंत्रवत यानी मशीनों और उपकरणों में ज्यादा काम में ली जाती है उसे क्या कहा जाता है, मूर्त बुद्धि या गामक या यांत्रिक बुद्धि कहा जाता है। यानी जिस व्यक्ति का, जिस बालक का ज्यादा इंटरेस्ट या ज्यादा अनुभव कौन से में होता है, यंत्रों और मशीनों में देखने को मिलता है, उस बालक की बुद्धि किस प्रकार की होती है, गामक या यांत्रिक या इसे मूर्त बुद्धि कहा जाता है। ये थॉर्नडाइक व गेरट के द्वारा प्रथम वर्गीकरण था। दूसरा अमूर्त बुद्धि है। यदि हमें चिन्ह, प्रतीक, निशान, पुस्तकीय ज्ञान आदि से कोई बालक देखने को मिलता है, यानी कई बार अपन देखते हैं बालक परिवेश में कोई बालक होता है वो केवल क्या चिन्हों, प्रतीकों, ऐसे रंगोलियां बनाने वाला है, ठीक है, ड्राइंग करने वाला है, चित्र बनाने वाला है, प्रतीक बनाने वाला है, उनमें लिखने वाला है, तो उस बालक की बुद्धि किस प्रकार की होगी, अमूर्त बुद्धि होती है। तीसरा सामाजिक बुद्धि होती है। तीसरा कॉन्सेप्ट है सामाजिक बुद्धि होती है, जिस बालक का इंटरेस्ट ज्यादा क्या समाज के लोगों के साथ होता है। कई बार देखो 6-7 वर्ष का बालक है लेकिन उसने क्या मित्र मंडली इतनी लंबी कर ली है, आसपास के जो बालक है उनके साथ के सभी के साथ उसका व्यवहार है। तो सामाजिक बालक कौन सा है, सामाजिक बुद्धि कौन सी कहलाती है, यानी छोटी सी उम्र में किसी व्यक्ति या बालक अगर हम देखते हैं तो वो क्या समाज के लोगों के साथ ज्यादा घुल मिल जाता है, तो वो बुद्धि कैसे कहलाती है, सामाजिक बुद्धि है। तो पहली बुद्धि कौन सी है, गामक, यांत्रिक या मूर्त बुद्धि है, जिसमें बालक केवल यंत्रों और मशीनों, उपकरणों में विश्वास रखता है, उनके साथ ही क्या उसे आनंद आता है। अमूर्त बुद्धि है, यानी केवल चिन्हों, प्रतीकों, पुस्तक के ज्ञान, पाठकों आदि से संबंध रखता है, वो कौन सी कहलाती है, अमूर्त बुद्धि है। तीसरी बुद्धि हमने चर्चा की थी, कौन सी आती है, सामाजिक बुद्धि है। तो सामाजिक बुद्धि की अगर बात करते हैं तो समाज के लोगों के साथ समाजीय अनुभव करता है, समाज में ज्यादा घुलना बैठना पसंद करता है, वो बुद्धि कैसे कहलाती है, सामाजिक बुद्धि है। ये हमारे क्या बुद्धि के प्रकार है जो किस मनोवैज्ञानिक ने दिए थे, थॉर्नडाइक व गेरट के द्वारा दिए गए थे। सर्वप्रथम बुद्धि की परिभाषा और बुद्धि को क्या क्या कहा था इसके बारे में पता, इसकी विशेषताएं देखिए। तीसरा हमने क्या बुद्धि के परिभाषित करने वाले जो मनोवैज्ञानिक है, बांटने वाले हैं, वो कौन कौन से, थॉर्नडाइक व गेरट है, 3 भागों में इन्हें बांटा था। अब हम क्या मुख्य तो जो पार्ट आता है बुद्धि का, इसके क्या बुद्धि के सिद्धांत आते हैं। बुद्धि के सिद्धांत किस किस मनोवैज्ञानिक ने दिए थे और वो सिद्धांत किस किस नाम से जाने गए थे। तो सर्वप्रथम हम बात करते हैं एक तत्व सिद्धांत। एक तत्व क्या है, सिद्धांत है।
अल्फ्रेड विने के द्वारा सर्वप्रथम एक तत्व सिद्धांत दिया गया था। इन्होंने कहा था कि बुद्धि को लेकर केवल और केवल क्या है, सभी व्यक्तियों में एक जनरल फैक्टर होता है, यानी केवल और केवल क्या है, एक सामान्य जो फैक्टर होता है, सामान्य तत्व होता है। सभी व्यक्तियों में, कोई देख लीजिए इस ब्रह्मांड के सभी व्यक्तियों में केवल एक तत्व पाया जाता है और इसी के अनुरूप कोई व्यक्ति है वो कार्य करता है और आगे बढ़ता है। तो एक तत्व सिद्धांत के प्रवक्ता कौन से आते हैं? अल्फ्रेड विने आते हैं। इनके द्वारा क्या कहा गया था कि एक किसी भी सभी प्रकार के जो व्यक्ति होते हैं जो क्या सामान्य होता है, यानी जनरल फैक्टर होता है, जी होता है, ठीक है, जी पाया जाता है, उसी के अनुरूप क्या सारी जो व्यक्ति है अपने आस परिवेश में क्या कार्य करते हैं, यही उसकी क्या बुद्धि होती है, उसी के अनुरूप क्या ये आगे बढ़ते हैं। तो इन्होंने क्या कहा था, केवल एक तत्व है, इसलिए क्या कहलाया था, एक तत्व सिद्धांत है। इसके बाद आता है द्वितत्व सिद्धांत है। द्वितत्व सिद्धांत के प्रवर्तक कौन से थे? स्पीरमैन। स्पीरमैन की अगर बात करते हैं तो इनके द्वारा दो तत्व दिए गए थे, यानी इन्होंने कहा था कि जनरल फैक्टर तो होता ही होता है, सामान्य जो फैक्टर है वो तो होता ही होता है, इसके साथ क्या एक विशिष्ट स्पेशल फैक्टर भी होता है, विशिष्ट तत्व भी होता है, यानी इन्होंने जी के साथ क्या है, अस जोड़ा था। जी तो क्या बताते हैं, अल्फ्रेड विने बताते हैं, लेकिन स्पीरमैन कहते हैं कि केवल जनरल फैक्टर नहीं होता है, केवल एक सामान्य तत्व नहीं होता है, इसके साथ एक स्पेशल फैक्टर होता है जिसे विशिष्ट तत्व कहा जाता है, और उसी के अनुरूप क्या है व्यक्ति अपना बुद्धि का विकास करता है, उसी परिवेश में वो आगे बढ़ता है। जिससे क्या कहना चाहते हैं, परिभाषा की अगर बात करते हैं, उदाहरण के तौर पर बात करते हैं, मैं व्यक्ति हूं, आप व्यक्ति हूं, तो आप अपने ऊपर एक उदाहरण के तौर पर लेकर देखिए कि आप में क्या एक तो सामान्य फैक्टर तो है ही है, सामान्य फैक्टर तो सभी में पाया ही जाता है, लेकिन आपका क्या है, इंटरेस्ट पढ़ाई में है, लिखाई में है, घूमने, वो आपको पता चलेगा किसमें, मुझे मेरा पता है किसमें है, ठीक है। तो सभी व्यक्तियों में क्या इंटरेस्ट अलग अलग होता है। यदि कोई व्यक्ति तबला वादक के पास बैठता है तो उसका इंटरेस्ट उसमें तबला वादक में होगा, यदि कोई व्यक्ति हुक्के वाले के पास बैठता है तो उसका हुक्के पीने में होगा, अगर कोई व्यक्ति है मनोरंजन कार्य में है, खेलने के लिए है, खिलाड़ी प्रवृत्ति का है, उसके पास बैठता है तो उसका मन क्या उसी में चलेगा। यानी जो व्यक्ति जिस परिवेश यानी जिस जनरल फैक्टर के आसपास रहता है वो उसकी एकाग्र क्षमता उसी की ओर बढ़ जाती है और वह व्यक्ति क्या उसी क्षेत्र में आगे चला जाता है। तो अस फैक्टर यानी जिस क्षेत्र में, यानी अगर ढोलक वादक के पास बैठा तो उसे ढोल बजाने में इंटरेस्ट होगा, यानी वो उसी श्रेणी में आगे जाएगा। खिलाड़ी क्या तो उसे खेलने में इंटरेस्ट आएगा, अगर संगीत वादक है तो संगीत में आएगा। दूसरा अगर बात करते हैं घुड़सवारी, घोड़े के आसपास रहता है, घोड़े चलाने वाली या घोड़सवार के आसपास रहता है, वातावरण में रहता है, तो उसका इंटरेस्ट क्या उस घुड़सवारी में होगा, यानी वो उसका इंटरेस्ट होगा कि मैं घोड़े चलाने सीखूं और इसी में आगे बढ़ूं। और एक व्यक्ति होता है जो क्या है डॉक्टर लाइन के, जो डॉक्टर हैं एमबीबीएस के हुए हैं, उनके साथ क्या है, उनके कमरों में उनके आसपास रहता है तो उसका इंटरेस्ट उसी क्षेत्र में जाए, क्योंकि वो बातें उसी परिवेश के अनुसार करेंगे। तो उसका स्पेशल जो फैक्टर होता है, विशिष्ट तत्व होता है, वो उसी की ओर एकाग्र होता है कि मैं भी क्या डॉक्टर बनूं। दूसरा है एक इंजीनियर है, वो भी क्या है इंजीनियर के आसपास परिवेश में रहता है, दूसरा व्यक्ति के उसके आसपास रहेगा तो उसका इंटरेस्ट क्या होगा, इंजीनियर बनने में होगा। तो स्पीरमैन क्या कहते हैं कि व्यक्ति के अंदर दो तत्व पाए जाते हैं, तो जनरल फैक्टर होता है जो सामान्य श्रेणी का सभी में पाया जाता है, इसका ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ता है। दूसरा जो स्पेशल फैक्टर होता है, अस होता है, जिसे विशिष्ट तत्व कहा जाता है, जिस व्यक्ति के परिवेश वातावरण में जो व्यक्ति रहेगा वो उसी क्षेत्र में क्या आगे बढ़ेगा, ये कहते हैं। इसके बाद ये क्या कहलाया था, द्वितत्व सिद्धांत है। तो एक तत्व सिद्धांत अल्फ्रेड विने हैं, उनके द्वारा उन्होंने कहा था केवल एक तत्व पाए जाते हैं। द्वितत्व सिद्धांत है, इसके प्रवर्तक अपने स्पीरमैन आए थे। इन्होंने कहा था कि दो तत्व पाए जाएंगे, एक जनरल होगा, एक स्पेशल होगा, यानी विशिष्ट होगा। इसके बाद आते हैं त्रितत्व सिद्धांत है। त्रितत्व सिद्धांत के प्रवर्तक भी कौन से? स्पीरमैन। स्पीरमैन पहले तो कहा था दो तत्व पाए जाते हैं, लेकिन थोड़े समय बाद अपने द्वारा की जो पद्धति थी, प्रणाली थी, उसमें परिवर्तन करते हैं और कहते हैं कि व्यक्ति में दो नहीं तीन तत्व पाए जाते हैं। जनरल तो पाया ही जाता है, इसके बाद दो विशिष्ट तत्व पाए जाते हैं, यानी स्पेशल जो बताए थे, स्पेशल एलिमेंट, स्पेशल फैक्टर, जो दो तत्व बताए, एक तत्व इन्होंने बताया था पहला स्पेशल, उन्होंने कहा था एक नहीं स्पेशल दो पाए जाते हैं, यानी विशिष्ट तत्व दो पाए जाते हैं। तो स्पीरमैन के द्वारा क्या है, बाद में इसमें संशोधन किया गया था। इसमें क्या है, पहला तो कौन सा था, जी है। पहला तो क्या है, स्पीरमैन की अगर बात करते हैं तो पहला तो क्या है, जी है। द्वितत्व की अगर बात की थी तो उन्होंने कहा था पहला तो क्या है, एक स्पेशल फैक्टर एक ही पाया जाता है, लेकिन थोड़े समय बाद ये क्या कहते हैं कि व्यक्ति में एक नहीं दो तत्व पाए जाते हैं। एक तो क्या है जनरल होगा और दो इसमें क्या स्पेशल फैक्टर होते हैं, दो विशिष्ट तत्व देखने को मिलते हैं। तो अगर हम बात करते हैं द्वितत्व सिद्धांत स्पीरमैन ने दिया था और त्रितत्व सिद्धांत है वो भी कौन से देते हैं, स्पीरमैन देते हैं, यानी एक जनरल होगा और दो विशिष्ट तत्व पाए जाते हैं। पहले स्पेशल एक था, फिर स्पेशल क्या है, दो हो गए थे। तो एक तत्व सिद्धांत अल्फ्रेड विने है, द्वितत्व सिद्धांत कौन से आते हैं, स्पीरमैन है। द्वितत्व कौन से, स्पीरमैन है। स्पीरमैन की परिभाषा और ऐसे याद रख लीजिए कि एक व्यक्ति है जिस परिवेश में रहता है उसी परिवेश में आगे बढ़ेगा। त्रितत्व सिद्धांत है वो भी कौन से आते हैं, स्पीरमैन है। स्पीरमैन के अनुसार कहा गया था कि एक व्यक्ति के अंदर क्या है, एक जनरल फैक्टर पाया जाता है और दो विशिष्ट पाए जाते हैं। दो विशिष्ट किसी प्रकार हो सकते हैं,
एक पेड़ तो खिलाड़ी वाले के साथ रहता है, दूसरा क्या डॉक्टर के पास रहता है, तो उसका व्यक्ति का क्या दोनों की तरफ इंटरेस्ट होगा, खिलाड़ी प्रवृत्ति वाले की तरफ भी होगा और उसको क्या अगर हम बात करते हैं डॉक्टर लाइन में क्या उसका इंटरेस्ट होगा। एक व्यक्ति है वो आइसक्रीम का काम करता है, दूसरा हलवाई का काम करता है, तीसरा व्यक्ति बीच में बैठा है, तो उसका क्या दोनों तरफ इंटरेस्ट होगा, वो क्या वो मिठाई बनाना भी सीख सकता है और दूसरा क्या आइसक्रीम बनाना भी सीख सकता है। स्पीड में त्रितत्व सिद्धांत में कहते हैं कि एक व्यक्ति में क्या है 3 तत्व पाए जाते हैं, जो जिस परिवेश में ज्यादा आकर्षित होगा वो उसी को क्या है डिवाइडेशन हो जाएगा, उसी के अनुरूप क्या वह ढल जाएगा। तो ये कौन सा था अपना त्रितत्व सिद्धांत है। इसके बाद की अगर हम बात करते हैं, इसके बाद आते हैं बहुतत्व सिद्धांत है। कौन से आते हैं बहुतत्व, यानी एक नहीं दो नहीं कई प्रकार के जो तत्व है मिले होते हैं। इसके प्रवर्तक की अगर बात करते हैं, बहुतत्व सिद्धांत के प्रवर्तक थे वो अपने थॉर्नडाइक है। थॉर्नडाइक क्या कहते हैं कि व्यक्ति में एक नहीं दो नहीं तीन नहीं बहुत सारे तत्वों का समावेश होता है, बहुत सारे जो तत्व है मिलते हैं, तो ये कौन सा कहलाया था बहुतत्व सिद्धांत है। कौन सा कहलाता है बहुतत्व सिद्धांत, यानी बहुत सारे तत्व इसमें देखने को मिलते हैं। व्यक्ति जिस जिस कार्य में जाता है, जिस जिस परिवेश में रहता है, वो सारे जो जो कार्य व्यक्ति कर सकता है वो सभी प्रकार के तत्व उसमें पाए जाते हैं। और इन तत्वों के समूह को एक इन्होंने क्या बालू के ढेर के समान कहा था। जिस प्रकार मिट्टी का एक ढेर होता है, मिट्टी का एक टिब्बा होता है, उसके अनुसार कहा था कि बालू के ढेर के समान व्यक्ति में भी बहुत सारे तत्व पाए जाते हैं, उसकी बुद्धि में बहुत सारे तत्व पाए जाते हैं। इसलिए यह सिद्धांत क्या कहलाता था बालू का ढेर का सिद्धांत है। जिस प्रकार एक बालू होता है, यानी मिट्टी का ढेर, देखो मिट्टी का ढेर है, चूरू है और सूरतगढ़ आसपास बरखान है, ये हमने पढ़ते हैं अर्धचंद्राकार है, ज्योग्राफी में पढ़ा था। तो ये जो टिब्बे होते हैं इनकी अगर आकृति की बात करते हैं, उनकी लंबाई होती है, चौड़ाई होती है, उनका क्षेत्रफल भी होता है, तो क्या कहते हैं थॉर्नडाइक कहते हैं जिस प्रकार बालू के ढेर का एक क्षेत्रफल होता है आयत, उसकी लंबाई होती है चौड़ाई होती है, उसी प्रकार जो बुद्धि होती है उसकी भी लंबाई चौड़ाई ये होती है। तो इसलिए क्या कहलाया था थॉर्नडाइक के द्वारा कौन सा बहुतत्व सिद्धांत दिया था, यानी बहुत से तत्वों से मिलकर इस प्रकार एक ढेर सा बन जाता है, इसलिए यह सिद्धांत कहलाया था बालू का ढेर का सिद्धांत है। दूसरा, इसे परमाणुवादी भी सिद्धांत कहा जाता है। जिस प्रकार परमाणु को काटते हैं, परमाणु की अगर बात रदरफोर्ड इनके द्वारा परमाणु का परीक्षण किया गया था, इसमें काटा था, त्रिभुज को काटा था, उसमें छोटे छोटे बीज होते हैं, उसी प्रकार के हैं। जब इस सिद्धांत की उन्होंने बात की तो उन्होंने कहा था इसमें भी क्या छोटे छोटे सारे तत्व पाए जाते हैं, बहुत सारे तत्व इसमें पाए जाते हैं, इसलिए यह सिद्धांत क्या परमाणुवादी सिद्धांत कहलाया था। तो अगर बात करते हैं बहुतत्व सिद्धांत के प्रवर्तक कौन से हैं, तो बहुतत्व सिद्धांत की प्रवर्तक की अगर बात करते हैं तो वो अपने कौन से थॉर्नडाइक है। इन्हीं के अनुसार क्या है कहा गया था कि व्यक्ति में एक नहीं दो नहीं तीन नहीं विभिन्न प्रकार के तत्वों का समावेश होता है, और इनकी जिस प्रकार एक बालू के ढेर के समान ऊंचाई होती है, लंबाई होती है, चौड़ाई होती है, उसी प्रकार इस सिद्धांत की क्या है परमाणु जो तत्व पाए जाते हैं इनकी भी लंबाई चौड़ाई और क्षेत्रफल होता है, इसलिए यह सिद्धांत क्या कहलाया था बालू का ढेर का सिद्धांत है। और जिस प्रकार हम परमाणु को काटते हैं, छोटे विशिष्ट रूपों में इसका निर्माण करते हैं, तो छोटे छोटे बीज इसमें निकलते हैं, उसी प्रकार जो अपना सिद्धांत है ये बहुतत्व सिद्धांत है, यानी बहुत सारे व्यक्ति की बुद्धि में बहुत सारे तत्वों का समावेश होता है, इसलिए ये क्या दूसरा नाम क्या कहलाया था परमाणुवादी सिद्धांत है। तो पहला पढ़ा आपने अल्फ्रेड बिने के द्वारा एक तत्व सिद्धांत है, फिर हमने पढ़ा था द्वितत्व सिद्धांत है स्पीरमैन के द्वारा, त्रितत्व सिद्धांत है स्पीरमैन के द्वारा। इसके बाद कौन सा आता है थॉर्नडाइक के द्वारा कौन सा दिया गया था अपना बहुतत्व सिद्धांत है, बहुत सारे तत्वों का क्या है समावेश पाया जाता है, इसलिए बालू का ढेर या परमाणुवादी सिद्धांत कहते हैं। ठीक है, तो आज का इतना ही, बाद में पदानुक्रमित है, ठीक है, समूह तत्व सिद्धांत है, त्रिआयामी सिद्धांत है, पदानुक्रमित सिद्धांत है, बर्ड और बनन के द्वारा जो है पदों को एक श्रृंखला में बांट करके है, ऊपर पद अलग रखे गए नीचे अलग के एक पद दिया गया है, श्रृंखला दी गई है, उसका है प्रतिदर्श का सिद्धांत है, थॉमसन के द्वारा दिया है। विभिन्न प्रकार के सिद्धांत रहे हैं जो कि हम इसके बारे में कल चर्चा करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। ओके दोस्तों, खुश रहें, मस्त रहें, थैंक यू।